मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने ऋतुचर्या के ऊपर किया उसमें हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में पढ़ा। मेनली हेमंत और शिशिर ऋतु में एक आपको दोष के अनुसार एक विशेष बात आप लोगों को याद रखनी है कि हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुओं में कफ का संचय होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। कफ का संचय होता है। ये संचय प्रकोप प्रशमन का एक टेबल मैंने लास्ट लेक्चर में डाला भी है। और वसंत ऋतु का आज प्रारंभ करेंगे। स्प्रिंग सीजन चैत्र और वैशाख यह मिड मार्च से मिड मई तक रहता है। वसंत ऋतुचर्या के अंदर कफ का प्रकोप रहता है। कफ का प्रकोप किस प्रकार से रहता है? कहता है कफश्चितो ही शिशिरे वसंते अकारणशु अपतितः हत्वा अग्नि कुरुते रोगान तस्तम तवरया जयेत। कहता है कि शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में, दो ऋतुओं में कफ जम जाता है। कोल्ड सीजन होने के कारण जमता है। और जब वसंत ऋतु में सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरती हैं तो वो पिघलना प्रारंभ कर देता है। शिशिर ऋतु के अंदर संचित कफ जब वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघलता है तो वह पिघलकर अग्नि को नष्ट करता है। अग्नि से जठराग्नि को नष्ट करता है और रोगों को उत्पन्न करता है। अतः उस समय हमें कफ को जीतने का प्रयास करना चाहिए, कफ को हराने का प्रयास करना चाहिए। Hence कफ शुड बी कंट्रोल्ड क्विकली बाय रिजोर्टिंग टू स्ट्रॉन्ग एमेसिस। कफ के लिए मैंने आप लोगों को बताया था मधु और वमन कर्म दोनों श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर भी उसने वमन कर्म के लिए बोला है और वो भी स्ट्रॉन्ग वमन कर्म के लिए बोला है। पंचकर्मा प्रोसीजर कंप्लीट। नस्य के लिए कहता है नेजल मेडिकेशन और अदर थेरेपीज़ के लिए बोलता है, व्यायाम के लिए बोलता है, उद्वर्तन के लिए बोलता है, आघात के लिए बोलता है, नस्य आदि रुक्ष और लघु भोजन के लिए कहता है और प्रकोपित कफ को जीतकर स्नान करके कपूर, चंदन, अगरू और केसर आदि का शरीर पर लेप करने के लिए कहता है। आचार्य ने बतलाया है कि पुरातन जौ, पुराना गेहूँ, मधु का जांगल मांस या शूल संस्कृत मांस भोजन में लेना चाहिए। प्रथा में अर्पित किए आम्र रस से सुगंधित आस्वाद जिनको प्रिय स्त्री ने स्वयं चक्कर दिया हो, और यह आस्वादित का अर्थ जिसको पहले टेस्ट किया गया हो, प्रिया के मुख के संग के कारण सुगंधित बने, प्रिया के कमल रूपी नेत्र से प्रतिबिंबित, पीते समय प्रिया को देखकर और मन को प्रसन्न करने वाले, हृदय के लिए उत्तम। फिजिकल एक्सरसाइज, ड्राई मसाज, माइल्ड ट्रैम्पलिंग शुड बी डन। हैविंग दिस माइटिगेटेड द कफ, द पर्सन शुड टेक बाथ एंड हैव 1 year old बार्ले, हनी, व्हीट, ये सब के लिए कहता है। और बोलता है कि सुस्वादु, निर्दोष, आसव, अरिष्ट, सिधु, मार्द्विक और माधव को वयस्यों के साथ पिए। इसमें आचार्य ने बतलाया है कि ड्रिंक thereby producing satisfaction beverages such as asav, fermented infusion, arist, fermented decoction, sidhu, fermented infusion, mardvik, fermented grape juice और sarambu, extract of trees such as asan और चंदन एक्सेट्रा, और वाटर मिक्स विद हनी और वाटर बॉइल्ड विद जलद, नागरमोथा के जल से सिद्ध पानी पीने के लिए कहता है। और इसको मूसता ही बोलते हैं, नट ग्रास भी बोलते हैं, इसके लिए भी कहता है। वसंत ऋतु में विशेष बात ध्यान रखने की है कि कफ का प्रकोप रहता है। जैसे मैंने आपको बताया शिशिर और हेमंत ऋतु में संचय होता है कफ का, वसंत ऋतु में प्रकोप होता है। इसमें प्रायः कफ से होने वाले रोग उत्पन्न होते हैं। और क्या कहता है आचार्य? इस ऋतु में होने वाले रोगों में प्रायः शरीर पर दाने निकलते हैं और खांसी इस समय पे ज़्यादा होती है। कफ से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हों सभी इस समय उत्पन्न होते हैं। इसको समय में स्मॉल पॉक्स या वासंतिक रोग भी इसमें उत्पन्न, चेचक मुख्य रूप से इसमें उत्पन्न होता है। इस ऋतु में की 2 चर्याएँ बतलाई गई हैं, एक शोधनी और एक शमनी।
शोधनी और शमनी का अर्थ लिया है कि संचय पूर्वक अवस्था में शोधन चिकित्सा, और जब संचय ना हो तब शमन चिकित्सा करनी चाहिए। और जो ये चय पूर्वक जो प्रकोप है वह अपथ्यजन है, क्योंकि पूर्व ऋतु में अपथ्य सेवा जन्य है। दोष प्रकोप वैसे भी दो प्रकार से बताया, पथ्य और अपथ्य निमित्तज। इसीलिए कफ की चिकित्सा में तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण नस्य, शोधन चिकित्सा पहले बोली गई है। और कफ शिशिर में कुपित नहीं होता, इसलिए इस ऋतु में इतनी गर्मी नहीं होती। इसीलिए कहा भी है वसंत में सूर्य की प्रबलता से कफ पिघल कर फैलता और प्रकोपित होता है, इसीलिए वहाँ पर सर्वप्रथम शोधन चिकित्सा का आचार्य ने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्या कहता है, वसंत ऋतु में बतलाता है कि आदमी को मध्याह्न में क्या सेवन करना चाहिए, सेवनीय स्थान कौन से हैं, वर्ज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। कहता है कि जो जंगल या बाग में द मिड फॉरेस्ट और द गार्डन्स पर्सन शुड स्पेंड हिज मिड डे इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। जहाँ दक्षिण दिशा साउदर्न वायु जहाँ चलती हो, साउथ साइड से जहाँ वायु चलती हो, उस स्थान पर जहाँ पर चारों ओर जल बह रहा हो, जिनमें सूर्य कहीं थोड़ा दिख रहा हो, कहीं बिल्कुल ना दिखता हो, छिपा हुआ हो। कहता है कि द गार्डन शुड हैव कूल ब्रीज फ्रॉम साउथ डायरेक्शन एंड प्लेंटी ऑफ रेजर्वायर्स और वाटर, इनविजिबल और पुअर सनलाइट, द लैंड कवर्ड विद शाइनिंग क्रिस्टल्स, विद द कुकू एवरीवेयर मेकिंग प्लेजेंट साउंड्स। और जहाँ भूमि पर मणि बिछे हुए हों, जहाँ पर कोयल की कुहुक सुनाई देती हो, इस मदन व्यापार, इस मन को भाने वाले व्यापार शोभित हो रहा हो, नाना प्रकार के पुष्प एवं वृक्ष, जहाँ पर सुगंधित जंगलों में चित्र विचित्र गपशप एवं कथाओं के साथ सुखी मनुष्य मध्याह्न काल बिताए। कहता है प्लेजेंट साउंड्स एंगेज्ड इन लव प्ले विद ट्री एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। कहता है कि वसंत ऋतु में गुरु, शीतल पदार्थ, दिन में सोना, स्निग्ध अम्ल और मधुर रसों को छोड़ देना चाहिए, ये इसमें वर्जित है। अवॉइड फूड्स दैट आर हार्ड टू डाइजेस्ट, कोल्ड, स्लीप एट डे टाइम, फूड विद फैट्स, सोर एंड स्वीट, ऑल ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे इंक्रीज कफ। ये कफ को बढ़ाने वाले हैं और इस ऋतु में कफ को बढ़ाने वाला भोजन हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या आयुर्वेद समर रेजिमेन, ये मिड मई से मिड जुलाई तक रहता है। क्या कहता है, इस ऋतु में तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य संसार के स्नेह को नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिदिन मनुष्यों की श्लेष्मा घटती चली जाती है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात विशेष बताता हूँ, जैसे हेमंत और शिशिर में कफ का संचय हुआ, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हुआ और ग्रीष्म ऋतु में कफ का शमन अपने आप से हो जाता है, कफ अपने आप से नष्ट हो जाता है। क्या कहता है कि इस ऋतु में कफ अपने आप घटता है। और यहाँ एक नई बात है, वात दोष का संचय यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इस ऋतु में नमक, कटु और अम्ल रस, व्यायाम और सूर्य किरणों का त्याग कर देना चाहिए। क्या कहता है आचार्य कि इन ग्रीष्म द सन रेज बिकम पावरफुल एंड अपीयर टू बी डिस्ट्रक्टिव, कफ डिक्रीजेज डे बाय डे एंड वात इंक्रीजेज कॉन्सिक्वेंटली, hence avoid salt, pungent and sour food। कटु, तिक्त, कषाय रसात्मक रसों का और लवण रस का भी यहाँ आचार्य ने बोला है, इनका सेवन करना हमें बंद कर देना चाहिए। क्या कहता है, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्सपोजर टू सनलाइट ड्यूरिंग दिस सीजन शुड बी अवॉइडेड। क्या कहता है आचार्य। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में क्या रहता है कि कफ अपने आप कम हो जाता है, तो यहाँ पर कहता है कि मधुर अन्न का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, लघु, हल्के, स्निग्ध और शीतल एवं द्रव पदार्थ खाने चाहिए, अतिशय शीतल जल से स्नान करके शर्करा मिश्रित सत्वों का सेवन करना चाहिए।
कहता फूड विच आर स्वीट, लाइट, इजी टू डाइजेस्ट, फैटी, कोल्ड एंड लिक्विड शुड बी टेकन। टेक कॉर्न फ्लोर मिक्सड विद कोल्ड वाटर एंड शुगर आफ्टर टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर। यहाँ पर इंडिकेशन है मद्य पीने के लिए। क्या कहता है? मध्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सुबहुवारिवा। कहता है ग्रीष्म ऋतु में मद्य पीना ही नहीं चाहिए, और यदि पीने की आदत हो या पीना ही हो तो बहुत अल्प मात्रा में मद्य और बहु मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल लेना चाहिए उसके साथ। ऐसा अगर नहीं करेंगे, जल का अधिक मात्रा में नहीं लिया जाएगा, तो क्या कहता है? मद्य शरीर में शोष, ट्यूबरक्लोसिस, दाह, शिथिलता और मोह को उत्पन्न करने लग जाता है। कहता है कि मद्य शुड नॉट बी टेकन इफ़ वी नेसेसरी, टेकन इन वेरी लिटिल क्वांटिटी और डाइल्यूटेड विद मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। इफ वाइन इज टेकन इन लार्ज डोजेज it will cause inflammatory conditions, tubercular conditions, it will make the body fragile, weak, increase burning sensation and causes delusion। क्या कहता आचार्य? कंद पुष्प, मोगरा जिसको बोलते हैं, तथा चंद्रमा के समान शुभ्र शाली धान्य को जंगल मांस के साथ खाएं। कहता है कि ड्यूरिंग समर boiled rice which is white in color like full moon should be eaten along with meat of animals of desert। मीट जूस, मांस रस which is not very thick, वो भी इसमें लिया जा सकता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अतिशय घन मांस रस को नहीं पीना, मतलब गाढ़ा नहीं होना चाहिए। रसाला, इसको श्रीखंड भी कहा जाता है। ये कर्ड का, दही का बनता है, चर्नड एंड मिक्सड विद पेपर पाउडर एंड शुगर। नेक्स्ट है राग। राग किसको कहते हैं? सिरप विच इज स्वीट, सोर एंड सॉल्टी। नेक्स्ट है शाडव। शाडव बोलता है सिरप विच हैज़ ऑल द टेस्ट प्रिपेयर्ड विद मैनी सब्सटेंसेस। और पानक बोलता है, पंचसार बोलता है सिरप प्रिपेयर्ड विद रेजिन्स, द्राक्षा का जो अंगूर का बनता है, मधुक का बनता है, खजूर का बनता है। और काश्मीरी और परुषक आदि जो फल हैं इनका इक्वल क्वांटिटी में लेके, और कूल्ड एंड एडिड विद पाउडर ऑफ सिनामन लीव्स एंड सिनामन एंड कार्डमम एक्सेट्रा, इन सबको मिला के ये बनाया जाता है। इसके अलावा चिंचा पानक भी बनाया जाता है जो इमली का बनता है, और इनको अच्छे से मड पॉट में रख देंगे जहाँ पे ये ठंडे रहें। अलॉन्ग विद लीव्स ऑफ प्लांटेन एंड कोकोनट ट्रीज एंड मेड सोर फर्मेंटेड शुड बी ड्रंक इन मग्स ऑफ मड और शेल। कहता है कि नारियल और केले के टुकड़ों से मिलाकर, अनारदाने से खट्टा करके, मिट्टी की बनी सीपियों से पिएं और खाएं। पाटला पुष्प से सुवासित कर्पूर मिश्रित अतिशय शीतल जल पिएं। कहता है कि वेरी कूल वाटर कीप इन मड पट अलॉन्ग विद फ्लावर्स ऑफ पाटला एंड कर्पूर कैम्फर शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? कि ग्रीष्म ऋतु में द्रव भोजन की दृष्टि से पतला ही मांस रस लें, और मिट्टी के नए पात्र में रखने से ये अधिक ठंडे भी होते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। मिट्टी के पात्रों में जो जल रखा जाएगा वो जनरली ठंडा रहता है, नए पात्रों में, पुराने पात्रों में नहीं। केला नारियल के टुकड़ों से युक्त अमल अनारदाने से खट्टे बनाए मिट्टी की बनी चम्मच से पिएं जिससे ठंडा रहे। पीने के पानी को पाटला से सुवासित करें। दूषित पानी को साफ़ करने के लिए इसका पाटला का प्रयोग किया जाता था। इससे पानी की विकृत गंध भी मिट जाया करती है। नेक्स्ट क्या कहता है? रात्रिचर्या के रात्रि भोजन की व्यवस्था के बारे में बात करता है कि रात में कपूर के टुकड़ों से युक्त भक्ष्य पदार्थों को खाएं और चंद्रमा और नक्षत्र से शीतल बने शर्करा मिश्रित भैंस का दूध पीना चाहिए हमें। कहता है कि ग्रीष्म के मध्याह्न में क्या करेंगे? मध्याह्न में आकाश को छूने वाले अति ऊंचे महाशाल, ताड़ आदि वृक्षों के कारण जहाँ पर सूर्य की किरणें न पहुँच सकें, और माधवी लता से लिपटे द्राक्षा के गुच्छों से शोभित वन, लता मंडपों में तथा सुगंधित शीतल पानी से सिंचित पर्दों में सुंदर एवं आम के कोमल पत्ते, फलों के गुच्छों से व्याप्त, केले के पत्ते से सौगंधिक, मृणाल, कमल और उत्पल से बनाए कायमान शरीर के अनुसार लंबी चौड़ी कोमल शैया पर
फूल की पंखुड़ियाँ जहाँ पर हंस रही हों, ऐसे धारा ग्रहों में सूर्य की गर्मी से दुखी मनुष्य वहाँ पर सोए। इन धारा ग्रहों में मिट्टी या लकड़ी की बनी स्त्री पुतलियों के स्तन, हाथ, मुख से खस के पानी की धार निकल रही हो। पुतले जहाँ पर रखे गए हों स्त्रियों के, और वहाँ से जल बाहर निकल रहा हो। डे टाइम शुड बी spent in forest having tall trees reaching in the sky such as shal, and all around sleep on soft bed prepared with flowers of banana, calbera, lotus, etc. with fully blossom flower placed all over. Spend the day remaining inside the house cooled by water fountains, water being scented with ushir, and thereby relieve yourself from the heat of the sun. इसमें रात्रिचर्या के बारे में क्या कहता है? रात्रिचर्या में एट नाइट वन शुड स्लीप ऑन द टेरेस फेसिंग मूनलाइट, छत पर सोने के लिए बोलता है जहाँ पर चंद्रमा की चांदनी आ रही हो। और स्वस्थ चित्त वाले पुरुष की थकान को मिटाने वाली वस्तु कहता है कि जो थका हुआ व्यक्ति एग्जॉशन ड्यू टू हीट ऑफ द डे इज़ रिलीव्ड बाय एनॉइटिंग द बॉडी विद द पेस्ट ऑफ सैंडलवुड, चंदन का लेप लगाने के लिए बोलता है। वियरिंग गार्लैंड्स, माला धारण करने के लिए बोलता है। अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, संभोग इसमें ऋतु में नहीं करना, जैसे हेमंत और शिशिर में ऋतु में दोनों में बतलाया है कि अपनी इच्छा के अनुसार मैथुन कर्म कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में बतलाता है कि यहाँ पर आपको मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। वियरिंग ऑफ वेरी लाइट एंड थिन ड्रेस, कहता है कि इसमें अतिशय महीन पतले वस्त्र ही हमें पहनने को बोलता है। स्वस्थ चित्त वाले पुरुष के थकान को पानी से भीगे पंखे, कमलनी के विशाल पत्र, ऊपर को निकलने वाले धीमे धीमे फव्वारे फाउंटेन्स हों, सहजल शीतल वायु हो, जैसे हमारा कूलर चलता है उसमें जल चलता है। अब तो एसी आ गए हैं, एयर कंडीशन का ज़माना है। कपूर और चमेली की बनी मालाएं हों, गार्लैंड्स, मोती और हरी चंदन के साथ बनी मालाएं, मनोहर सुंदर बोलने वाले बालक हों, तोता हों, मैना हों। कहता है छोटा बच्चा भी जो तोतला बोलता है, अपना प्यारा बच्चा, वो भी थकान मिटाने वाला होता है। उसकी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनकर आदमी की थकान दूर हो जाती है। कहता अतिशय कोमल कमलनाल के कड़े पहने हुई, खिले हुए कमल के समान उज्ज्वल शोभित चलती फिरती पद्मिनी के साथ स्त्रियां इसको गंभीरता से इस थकान को दूर करती हैं। क्या कहता है कि बेड्स ऑफ वाइट सैंडल पेस्ट, चिल्ड्रन, सारिका, मैना जिसको बर्ड, शूक, पैरेट, टॉकिंग प्लेजेंटली, ब्यूटीफुल वुमेन wearing bangles of soft lotus stalk, blossoms of lotus in their hair, moving about nearby, should exhaust due to heat of the day is to be relieved। क्या कहता है? वर्षा ऋतुचर्या के बारे में बात करता है। वर्षा ऋतुचर्या आदान गलान पूषा मग्नि सन्नो अपि सीदति वर्षाशु दोषै दुष्यन्ति ते अम्बु अम्बा बुदे अम्बरे। कहता है कि इन रेनी सीजन द अग्नि डाइजेस्टिव एक्टिविटी इज़ वीक, जहाँ वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप रहता है और पित्त दोष का संचय हो जाता है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इट इज़ ऑलरेडी डेबिलिटेड बाय समर, इट अंडरगोज फर्दर डिक्रीज एंड गेट्स वाइटेटेड बाय द दोषास। कहता है कि इस वर्षा ऋतुचर्या में जो हमारी जठराग्नि है वो मंद हो जाती है। आदान काल होने से अपचित धातु वाले शरीरों में पहले ही मंद अग्नि दूषित वात आदि दोषों से और भी मंद हो जाती है। वर्षा काल में जब आकाश पानी से भरे बादलों से घिरा होता है, वात आदि दोष दूषित हो जाते हैं। साथ ही तुषार मिश्रित शीतल वायु, ये याद रखेंगे, तुषार यहाँ पर वर्षा ऋतु को बोलता। शीतल वायु से चलने के कारण पृथ्वी के वाष्प अम्ल पाक होने वाले मलिन पानी से तथा काल स्वभाव के कारण मंद वहनी जठराग्नि के मंद होने से कफ का दूषित होना और वातादि दोष एक दूसरे को दूषित करने लगे, उस समय साधारण विधि अर्थात जो सबके लिए अनुकूल हो तथा जो वस्तु अग्नि को प्रदीप्त करने वाली हो उसका सेवन करना चाहिए। क्या कहता है आचार्य?
कि doshas get aggravated by the effect of thick clouds full of water, cold winds having snow, dirt, water because of rain, warmth of earth and soreness due to the poor strength of digestive fire. The doshas start vitiating one another and leads to many diseases. Hence all general measures to mitigate imbalance dosh and to improve digestive activity should be adopted. क्या कहता आचार्य, जब ये दोष विकृत हो जाएंगे और शरीर में रोग उत्पन्न करने लग जाएंगे तो क्या कहता है, वर्षा ऋतु में भोजन आदि की क्या व्यवस्था है। पंचकर्म आदि क्रियाओं के बारे में बतलाया गया है। विरेचन कर्म इसमें श्रेष्ठ है और घृतपान इसमें करना चाहिए। क्या कहता आचार्य, वमन विरेचन के लिए बोलता है। उसके बाद आस्थापन वस्ती के लिए वन शुड अंडरगो पंचकर्मा थेरेपी, आफ्टर दैट एडमिनिस्टर्ड आस्थापन वस्ती डिकॉक्शन एनिमा के लिए कहता है। और पुराने गेहूँ, पुराना जौ, स्नेह, शुंठी आदि से संस्कृत मांसरसों का सेवन करने के लिए बोलता है। ही शुड यूज़ ओल्ड ग्रेन्स फॉर मीट जूस प्रोसेस्ड विद स्पाइसेस, मीट ऑफ एनिमल्स ऑफ डेजर्ट लाइक सेंट्स, सूप ऑफ पल्सेस, दाल का सूप पीने के लिए बोलता है। वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स, अंगूर से बनी हुई शराब के लिए। फर्मेंटेड डिकॉक्शंस विच आर ओल्ड एंड मस्तू, वे थिन वाटर और कर्ड्स प्रोसेस विद मोर ऑफ स्कोक, सोचल नमक के साथ। पंचकोल को लेने के लिए बोलता है। रेन वाटर और वाटर फ्रॉम डीप वेल्स वेल बॉइल्ड शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। कहता है जो बारिश का जल है और कुओं का जल है उसको गर्म करके पीने के लिए, गर्म करके और ठंडा कीजिए, उसके बाद उसको पीने के लिए बोलता है। ऑन डेज ऑफ नो सनलाइट एट ऑल, जब धूप बिल्कुल भी ना निकले, द फूड शुड प्रिडोमिनेंटली बी सोर, सॉल्ट एंड अनक्यूटस। कहता है कि अति दुर्दिन में अम्ल, लवण और स्नेह युक्त शुष्क प्राय भोजन करने के लिए बोलता है। भोजन को मधु मिलाकर खाए तथा लघु भोजन करने के लिए यहाँ बतलाता है। और यहाँ पर वर्षा ऋतु होने के कारण विशेषकर पुरातन मधु वात ना सके, इसलिए पुराने मधु के लिए सेवन के लिए बोलता है। क्योंकि इस ऋतु में मैंने आपको पहले ही बताया कि वात दोष का प्रकोप रहता है। नेक्स्ट क्या कहता है, वर्षा ऋतु में विशेष नियम। वर्षा ऋतु में विशेष नियम में पर्सन शुड नॉट मूव अबाउट ऑन फुट, मूव ओनली ऑन व्हीकल्स, शुड यूज़ परफ्यूम्स, एक्सपोज हिज क्लोथ्स टू फ्रेग्रेंट फ्यूम्स, dwell in upper stories of the house devoid of heat, cold and snow। कहता है कि वर्षा ऋतु में पैदल नहीं चलना है, नंगे पाँव, अपितु घोड़े आदि की सवारी करते हुए चलना है। परफ्यूम, सेंट्स, डिओड्रेंट्स इन सब का यूज़ करना है। और डेली हमें वस्त्रों को धूप देना है। और अभी नए ज़माने में आकर धूप के बजाय कपड़ों को प्रेस कर लिया जाता है गर्म। और मकान की छत पर रहना है जहाँ पे वाष्प, शीत और जल के कण न पहुँच सके, ऐसे स्थान पर रहना, वहाँ रहें। इस ऋतु में हमें रिवर वाटर, उदमंत, पानी में घोला हुआ सत्तू जिसको बोलते हैं, दिवाशयन, दिन में सोना, परिश्रम और धूप से बचना है। एक और बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना प्रशस्त बतलाया गया है। दिन में आप ग्रीष्म ऋतु में सो सकते हैं अच्छे से। और किसी भी ऋतु में दिवाशयन नहीं बतलाया गया, केवल गर्भवती, बच्चे और वृद्ध लोगों को छोड़कर और किसी व्यक्ति को दिवाशयन नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट दीज 3। और ग्रीष्म ऋतु में सभी लोग दिवाशयन कर सकते हैं क्योंकि उस ऋतु में कफ दोष का नाश होता है, स्निग्धता शरीर से मिटती है और सोने से स्निग्धता शरीर में बढ़ती है और कफ की वृद्धि होती है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में दिवाशयन के लिए बोला है। अवॉइड वाटर, उदमंत, बेवरेजेस प्रिपेयर्ड विद फ्लोर ऑफ कॉर्न्स मिक्स्ड विद घी, स्लीप एट डे टाइम, exertion and exposure to sun should be avoided during rainy season। कोई भी क्वेश्चन रहे आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। स्टे होम।
बी सेफ। थैंक यू सो मच।